हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हमारे आगे के अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गाइज, पहले एक बार यहां तक का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 या इन लेक्चर्स में जो पुराने हमारे लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो गाइज, सबसे पहले आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया था व्हाई शुड वी स्टडी अ सब्जेक्ट नेम्ड और कॉल्ड एज अकाउंटेंसी। तो मैंने वो लॉजिक क्लियर किया था, घरेलू हिसाब किताब नहीं चलेगा, यहाँ स्टैंडर्ड चाहिए। तुम्हारा किया हुआ दूसरे समझे, दूसरों का किया हुआ आप समझो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं। याद है म्याऊ, याद है सीबीआईजी रेड प्रियंका चोपड़ा। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? तो मैंने कहा ये वाला पार्ट पढ़ा हमने। हमने 3 टर्म्स पढ़े थे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। उसके बाद गाइज हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ टर्म्स पढ़े, क्रेडिटर, डेटर, बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, गुड्स। उसके बाद स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। फिर एसेट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट। याद आ रहा है गाइस? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद गाइस हमने पढ़ा था कि हमारे पास लाइबिलिटीज भी होती है हमारे ऊपर, जिनमें जैसे एसेट से फायदा आता है वैसे कई ऐसे भी सिनेरियो होते हैं जहां हमारे को आना नहीं है, हमारे से जाना है। तो हमने लाइबिलिटी समझा क्या होता है, फिर हमने ये समझा लाइबिलिटी को भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट करंट लाइबिलिटी, दूसरा नॉन करंट, वो डिटेल में समझा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स में जब हम कहते हैं कि हमारा किया हुआ कोई और समझे, किसी और का किया हुआ हम समझे, तो इसका मतलब हम सबके करने का तरीका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब जब कोई अकाउंटिंग करता है जो सेट ऑफ रूल्स तो होने चाहिए, रूल होंगे तभी तो लोग फॉलो करेंगे और दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए हमने कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए, मतलब सेट ऑफ रूल्स आए। ये सेट ऑफ रूल्स कैसे बने? मैंने कहा कुछ तो ऐसे थे जो शुरू से ही थे, मतलब जिस पे अकाउंटिंग बेस है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और कुछ ऐसे थे जो एंटरप्राइज ने डेवलप किए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टाफ। तो ये मैंने कवर कराया था। मैंने आपके साथ दो पहले शुरुआती अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। पहले का नाम था मेरे प्यारे बच्चों आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, दूसरे का नाम था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कहता है अकाउंट्स में सिर्फ वही 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 और सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मींस आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। एग्जांपल भी दिया था। फिर मैंने अकाउंटिंग पीरियड कौन सा बताया, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बताया। व्हाट डज दैट मीन? दे भैया, जो भी टोटल इकोनॉमिक लाइफ है आपके बिजनेस की, इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू छोटा छोटा पार्ट, स्मॉल स्मॉल पीरियड्स, एंड ईच पीरियड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। क्यों? पूरा डिटेल में अपन ने समझा था। क्लियर है? अब इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए अब अपना थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है मेरा थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? मैंने कहा थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मेरे प्यारे बच्चों जो नाम है वो है आपका एंटिटी प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने? एंटिटी प्रिंसिपल या फिर अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अब समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, वही कॉन्सेप्ट, पहले मतलब देखते हैं फिर प्रैक्टिकली देखेंगे कि भैया ये है क्या। ठीक है, तो पहले मीनिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंड ओनर्स, business and owner are separate, business and owner are separate। ठीक है, business and owner are separate। आ रहा समझ में? अब ऐसा क्यों? अब देखो ये तो था व्हाट, कि ये अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल है, वो कहता क्या है। आ रहा समझ? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो कहता क्या है, ये था। मैंने कहा ये वाई मतलब ऐसा क्यों कहता है, आ रहा समझ? वो देखते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ,
पहले मैं यहां लिख देता हूं क्या और फिर समझाता हूं। मैंने कहा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, किस चीज के लिए? ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब अभी समझाता हूं। मैंने कहा ये एक आदमी, पहले मतलब भी बताता हूं, व्हाट भी समझा देता हूं और फिर वाई को कनेक्ट भी करता हूं। ये बिजनेस, और ये बिजनेस कौन चलाता है? अपना चीकू चलाता है। अरे चीकू नाम का बंदा है, और ये क्या करता है? ये बिजनेस चलाता है। तो हु इज चीकू? चीकू इज द ओनर। हु इज चीकू गाइस? चीकू इज द ओनर, एंड बिजनेस तो बिजनेस है ही। ठीक है, अब देखो ध्यान। चीकू ने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या बोला मैंने? चीकू ने बिजनेस स्टार्ट किया, और चीकू ने बिजनेस में 10,000 रुपए डाले। कितने रुपए डाले? 10,000 रुपए डाले। कितने रुपीस डाले गए? 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब ये 10,000 रुपीज चीकू ने इन्वेस्ट किया। अब मैंने कहा चीकू ने साथ साथ, चीकू की वाइफ है, चीकू ने अपनी वाइफ को एक 4,000 रुपए की एक रिंग गिफ्ट की। चीकू ने अपनी वाइफ को क्या किया बेटा? रिंग गिफ्ट की। अब समझने की कोशिश करो। अब मैंने कहा, अब मैं जब बिजनेस का, अगर मैं ये कहता हूं, समझना, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मैं जब ये बिजनेस का प्रॉफिट निकालूंगा, मैं जब बिजनेस का प्रॉफिट निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट निकालते वक्त, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त, क्या मैं ये 5,000 4,000 रुपए की जो रिंग दी है उसको खर्चा मानूंगा क्या? बोलो यार। अरे ये जो 4,000 रुपए का जो चीकू ने अपनी बीवी को रिंग दी है, क्या मैं उसको बिजनेस में एक्सपेंस मानूंगा? क्या ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है? नहीं। अगर आपने ये जो प्रिंसिपल है इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है, अगर आपको ये प्रिंसिपल समझना है, तो ये एग्जांपल दिमाग में सेट करना पड़ेगा और वाई समझना होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या करता है बेटा? व्हाट पे ध्यान देता है। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल क्या, ओनर और बिजनेस क्या है, सेपरेट है। अरे भैया वो तो है, बट क्यों? वो इसलिए कि अगर हम लोग ओनर को और बिजनेस को अलग अलग नहीं मानेंगे, और अगर ओनर का खर्चा हो रहा है, मतलब 4,000 रुपए जब ओनर ने अपनी वाइफ को 4,000 रुपए का गिफ्ट दिया, चीकू ने 4,000 रुपए की रिंग दी। अगर मैं कहता हूं चीकू का खर्चा बिजनेस का खर्चा है और बिजनेस का खर्चा ही चीकू का खर्चा है, तो भैया इस बिजनेस का तो कभी ट्रू प्रॉफिट निकल ही नहीं पाएगा। हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि बिजनेस करके हमें कितना फायदा हुआ, मतलब ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन तो कभी पता ही नहीं पड़ पाएगी। हमें ये पता ही नहीं पड़ पाएगा कि भैया बिजनेस में ये एक्टिविटी करके फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। पता पड़ा एक साल चीकू ने अपनी बीवी को बहुत ज्यादा गिफ्ट दे दिए, लाख रुपए के गिफ्ट दे दिए, और पता पड़ा वो आपने बिजनेस में खर्चा बुक कर लिया, तो आपको लग रहा है ये बिजनेस तो लॉस में चल रहा है। तो भैया आपके बिजनेस का ट्रू पिक्चर पता पड़े। क्या बोला बेटा मैंने? आपके बिजनेस की ट्रू आपको सिचुएशन पता पड़े, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता रहे, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बोला बेटा मैंने? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है वो दोनों अलग अलग है। ओनर का खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं होता, दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस का खर्चा बिजनेस का ही होता है, ओनर का खर्चा ओनर होता है। अकाउंट्स में हम दोनों को अलग अलग मानते हैं। दोनों को क्या मानते हैं? अलग अलग। अब देखो ये प्रिंसिपल तो आपके दिमाग में सेट हुआ होगा, बट अब दो नए टर्म और आ गए। देखो अपने टर्म अपने आप बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला? अपन ऐसा नहीं है कि बस एक दिन धनाधन बैठे हो और 50-60 टर्म्स का रट्टा मार लिया, ऐसा नहीं। जैसे जैसे अकाउंट्स में जो चीज आएगी आपको वो समझ में आती जाएगी। अब देखो यहाँ पे दो नए टर्म अब आपको समझने में, यहाँ पे एडिंग डाल देता हूँ टर्म, ताकि आपको पता पड़ जाए भैया ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है, टर्म है। ठीक है ना? अब देखो टर्म क्या कहता है। पहला एक टर्म आया जिसका नाम है कैपिटल। क्या आया बेटा? कैपिटल। और एक और टर्म आया जिसका नाम है ड्राइंग। क्या आया बेटा? ड्राइंग। तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स दो टर्म है अपने, ठीक है, ये समझना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? मैंने कहा कैपिटल का मतलब ये होता है अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, इन द बिजनेस
मतलब जो ओनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है। सर ये टर्म अभी यहाँ कहाँ यूज में आया था? मैंने कहा देखो ना यार, ये मैंने यहाँ बताया था ना, जब ओनर ने पैसा डाला ना बिजनेस में, तो इसको हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैपिटल। तो जो ओनर पैसा डालता है बिजनेस में, उसको हम कहते हैं कैपिटल। आ रहा समझ? अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया मीनिंग। क्या बोला बेटा मैंने? आप दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर लो यहीं पे चाहो तो। ये हो गया मीनिंग कि भैया कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। तो ये जो 10,000 रुपए है, क्या बोला मैंने? ये 10,000 रुपए है। ये 10,000 रुपए क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये 10,000 रुपए रिप्रेजेंट करता है आपकी कैपिटल। तो आप ये कहोगे ओनर ने क्या करा? 10,000 रुपए कैपिटल डाली, या ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी, या ओनर ने कैपिटल दी। इसका मतलब क्या हो गया? क्लियर कट है कि ओनर ने ये पैसा बिजनेस में डाला है। क्लैरिटी है बेटा यहां तक अपने को? दिमाग में सेट हो गया आपने? अब मैंने कहा इसका नेचर भी हाथों हाथ देख लेते हैं, ताकि क्लोज ही हो जाए यार, मुद्दा ही क्लोज हो जाए अपना। तो मैंने कहा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। अब मैंने कहा ध्यान से सुनना, इसका नेचर क्या होता है। अरे भैया ये लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। आ रहा सुनने? यहां पे लिख लो वाई, और अभी क्यों पढ़ा रहा हूं ये भी समझ में आ जाएगा। अरे भैया एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। अब सोचो, मैं आपको शुरुआत में अगर आपको मैं बताया था कि यार ये ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल होती है और वो लाइबिलिटी होती है, और आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का इंट्रो ही नहीं लिया होगा, तो गाइस क्या आपको समझ में आएगा? क्या नहीं, रट्टा मारोगे। इसलिए पढ़ने का जो एक सीक्वेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो बेस डेवलप करता है। बच्चा रटेगा कि समझेगा, वो पढ़ाने के सीक्वेंस पे बहुत डिपेंड करता है बेटा। क्लियर है? अब सुनो इधर। तो मैंने कहा यहां पे लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी क्यों होगी? मैंने कहा लाइबिलिटी इसलिए होगी क्योंकि हमने क्या पढ़ा एंटिटी कॉन्सेप्ट में? ओनर और बिजनेस अलग अलग। तो अगर दोनों अलग अलग हैं और बिजनेस ने अगर किसी पार्टी से पैसा लिया है, बिजनेस ने अगर किसी से पैसा लिया है, तो बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है ना, वो पैसा कभी ना कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इसलिए कैपिटल क्या हो गई बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी। बिजनेस ने 10,000 रुपए लिए, तो भैया भविष्य में कभी ना कभी तो क्या करोगे? लौटाओगे ना, रिटर्न करोगे ना। अब मैंने कहा ड्राइंग्स, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? तो मैंने कहा भैया ड्राइंग्स पे आ जाओ। मैंने कहा ड्राइंग्स का सिंपल सा फंडा है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? जैसे मीनिंग लिखने की तो क्या जरूरत है, सामने लिख ही दिया। देखो बेटा, अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। फ्रॉम व्हाट बेटा? फ्रॉम द बिजनेस। मतलब ओनर ने अगर पैसा दिया तो कैपिटल, बिजनेस से पैसा लिया तो ड्राइंग। अरे मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मुझे बताओ कि अगर ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि कभी ना कभी लौटाना है। उल्टा हो गया तो बिजनेस ने पैसा दे दिया ओनर को, तो भैया बिजनेस के लिए तो एसेट है, कभी ना कभी तो वापस उससे फायदा मिलेगा, वापस पैसा आएगा। वाई? ऐसा क्यों रिकॉर्डिंग हो रही है? हमने कहा बिल्कुल क्लियर है भैया, एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब आप देखो कॉन्सेप्ट का कितना इंपॉर्टेंट यूजेज है अकाउंट्स में। एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इन सब के पीछे ये प्रिंसिपल होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? पहले इनको अच्छे से समझना है गाइस, प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझना है, और फिर हमें प्रैक्टिकलिटी पे और डिटेल में एंट्री लेनी। क्लियर है बेटा फंडा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये ओनर है, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, तो ये क्या हो गया? ये कैपिटल हो गई। ठीक है, वहीं अगर उल्टा होता, भैया ओनर है और ओनर ने पैसा ले लिया होता, लेट से 4,000 रुपए ले लिए, तो भाई ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों मेरी ड्राइंग्स। क्या हो गई मेरी ड्राइंग? स्टोरी क्लियर है? क्या आपको समझ में आ गया कैपिटल क्या है? क्या आपको समझ में आ गया ड्राइंग्स क्या है? दिमाग में सेट हो गया स्टोरी? चलो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज आप कॉपी मारो इसको अच्छे से,
पॉज करके अच्छे से कॉपी मारना, नहीं तो पूरी की पूरी मेहनत पे क्या होगा, पानी फिर जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। हेलो। सो गाइज आपने इसको कॉपी कर लिया होगा आई थिंक, पॉज करके। तो गाइज हमने AP3 भी कर लिया और उसमें जो टर्म्स दो हमारे यूज आए हमने वो भी क्या कर लिया बेटा, देख लिया। अब हम आते हैं AP4 पे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 4 क्या कहता है AP4? ये AP4 क्या कहता है समझने की कोशिश करता है। मैंने कहा सबसे पहले नाम है इसका मटीरियलिटी। क्या बोला मैंने? मटीरियलिटी नाम है इसका, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। क्या बोला? मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ना व्हाट इज दिस मटीरियलिटी प्रिंसिपल, कहता क्या है यार ये, ठीक है वो समझ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब देखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली material items according to this principle all principles and policies should be applied on only material items। मतलब क्या है इसके कहने का? कहने का मतलब ऐसा है कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपके प्रिंसिपल हैं पॉलिसीज, मतलब आप अलग अलग प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, आप ये देख रहे हो यार एसेट लायबिलिटी वो सारे के सारी जो चीजें हैं, ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो हर चीज में मत लगाना, ऐसे आइटम्स पे लगाना जो कि मटेरियल आइटम्स हैं। कौन से आइटम्स हैं? मटेरियल आइटम्स। नाउ व्हाट आर मटेरियल आइटम्स? विच आर सिग्निफिकेंट, विच आर सिग्निफिकेंट एंड अफेक्ट, ये अफेक्ट की जगह प्रॉपर वर्ड है, मे इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। क्या बोला? डिसीजन ऑफ द यूजर। अब समझने की कोशिश करो ये प्रिंसिपल कहता क्या है। गाइज ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया आपका, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने अदर प्रिंसिपल हैं पॉलिसीज हैं दे शुड ओनली एंड ओनली टू बी अप्लाइड ऑन मटेरियल आइटम्स। कौन से आइटम्स? मटेरियल आइटम्स। नाउ विच आइटम्स आर मटेरियल आइटम्स? ऐसे आइटम जो बहुत इंपॉर्टेंट हो या ऐसे आइटम्स जो आपके यूजर का डिसीजन इंफ्लुएंस कर सकते हो। नाउ हु आर यूजर्स? आई डोंट नीड टू टेल यू। आपके इंटरनल यूजर हैं, एक्सटर्नल यूजर हैं। लेट्स से कि आपका बैंक है,
तो आपने एक ऐसी कोई चीज है जिसपे आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया, बट वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज थी, तो भैया आपने वो गलत किया, आपको करना चाहिए था। बट कोई छोटी मोटी चीज थी जहां इररेलेवेंट थी, मतलब किसी का डिसीजन इफेक्ट नहीं हो सकता उससे, तो वहां पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अब ये देखो, ये तो समझाया है, अब एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा प्रैक्टिकली। मीनिंग देखो, मीनिंग मीनिंग ही रहता है, समझ में नहीं आता जब तक आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, देखो आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। आपके पास आपका एक गोडाउन है, लेट्स से आपका एक गोडाउन है, अच्छे से समझना इसको, आपका गोडाउन है। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गोडाउन है अपने पास, ये जो गोडाउन है, इस गोडाउन में अपने क्या है बेटा, गुड्स पड़े। इस गोडाउन में गुड्स पड़े, ठीक है, इस गोडाउन में क्या पड़े, गुड्स। अब आप क्या कर रहे हो, क्रेडिटर है आपका। क्रेडिटर कौन है, वो आदमी जो आपको उधार में माल देगा। अब अगर आप इससे गुड्स खरीदोगे तो आपके गोडाउन में आएंगी, आ रहा समझे। आपने इस गोडाउन की इंश्योरेंस ले रखी है, और इंश्योरेंस में आप सिर्फ पेमेंट कर रहे हो मात्र 100 रुपए। कितना पेमेंट कर रहे हो, मात्र 100 रुपए। तो आप देखो, अमाउंट तो बहुत कम है, 100 रुपीज। क्या बोला मैंने, अमाउंट तो बहुत कम है, 100 रुपीज, इतना कोई सिग्निफिकेंट बड़ा अमाउंट नहीं। बट यस, दिस कैन अफेक्ट द डिसीजन, दिस कैन अफेक्ट द डिसीजन। मतलब ये जो क्रेडिटर है, अगर इसको ये पता रहेगा कि यार आपके पास एक इंश्योरेंस ले रखी है, तो अगर वो भले ही उधार में गुड्स बेचेगा और आपके गोडाउन में जल भी गए, तो ये श्योरिटी है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे, पैसा दे देंगे। तो ये आदमी भी निश्चिंत हो जाएगा कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। बट सोचो, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं होती और ये क्रेडिटर उधार में माल बेचता और गुड्स जल जाते, हो सकता है आप बैंकरप्ट हो जाते और क्रेडिटर का पैसा डूब जाता। तो आप देखो, भले ही इंश्योरेंस का अमाउंट यहां छोटा हो, बट यहां पे प्रिंसिपल लगाना, अकाउंटिंग पॉलिसी लगाना, इसको डिस्क्लोज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजन को इंपैक्ट कर सकता है। किसको इंपैक्ट कर सकता है बेटा, डिसीजन को। ठीक है, अब मैं वापस ऊपर जाता हूं और मैं यहां पे एक बार लिखता हूं, सिग्निफिकेंट कैसे होता है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज सिग्निफिकेंट कैसे होगी। मैंने कहा या तो अमाउंट, अरे अमाउंट ही इतना बड़ा डाला है कि इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, आरा समझे, जो आइटम है, वो आइटम में अमाउंट ही आपने क्या किया, बड़ा इन्वेस्ट किया, तो भैया दिखाना पड़ेगा। दूसरा, उसका नेचर, जैसे इंश्योरेंस में भले ही 100 रुपए का है, बट उसका नेचर बहुत है, करोड़ों के गुड्स की रिकवरी हो सकती है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये आ गया। अब सर एक ऐसा भी दो जो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये तो सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा अब लो यहाँ पे, मैंने कहा आपके ऑफिस में पेन खरीदे गए, क्या खरीदे गए, पेन। पेन खरीदे गए और आपके ऑफिस में 100 पेन खरीदे, ठीक है गाइज। ईयर खत्म हुआ और 31 मार्च आया, ईयर खत्म हुआ और क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 31 मार्च आया। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, तुम्हें याद होगा अपन ने अकाउंटिंग पीरियड कौन सा पढ़ा था, और हमने कहा था कि हम अकाउंटिंग लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में बाइफरकेट करते हैं। ये क्या है, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। तो हमने कहा ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, इंडिया में स्टार्ट कब होता है, मतलब फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है, मैंने कहा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। जैसे लेट्स से ये 21-22 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 22, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 23। क्लियर है। तो अब हमने कहा जब साल का आखिरी दिन था, हमने इस 100 पेन, एक पेन खरीदा था 5 रुपए का, टोटल पेन कितने हो गए, 500 के। मैंने आपको स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर पढ़ाई थी, याद आ रहा है। तो मुझे बताओ, स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर में मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था भैया, लॉजिक ये कहता है कि जो बेनिफिट आपको इस साल मिल गया वो तो खर्चा है, और जिसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा वो आपके लिए एसेट है। अब भैया आप ये 500 रुपए का पेन आपने खरीदा, क्या खरीदा आपने, 500 रुपए का पेन आपने खरीदा। अब मुझे आप बताओ, 500 रुपए का पेन खरीदा, बट साल के आखिरी में, साल के आखिर में अभी कुछ पेन में इंक बाकी है। क्या बोला मैंने, पेन में कुछ इंक बाकी है। अब आपके दिमाग में तो फितूर पूरा अकाउंटेंसी का, बोले नहीं यहाँ तो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर चलेगा भैया, हम तो बाइफरकेट करेंगे कि क्या एसेट है और क्या एक्सपेंस है।
अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर ये बाइफरकेट करने लग गए तो भैया यही बंटाधार हो जाएगा। आपको लगता है इन 500 में से लेट्स से 20% इंक बाकी थी, तो आपने अपनी बुक्स में कहा कि भैया 100 रुपए का तो मैं एसेट दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? 100 रुपए का एसेट दिखाऊंगा। आपको इंक नापते हुए, कैलकुलेट करते हुए इसमें लग गए 3 से 4 दिन आपके अकाउंटेंट को। अरे तो भैया ये कोई मटेरियल आइटम है क्या? बताओ ना। अगर आपने अपनी बुक्स में ये बता दिया कि 100 रुपए हमारी पेन में इंक बाकी है जो अगले साल काम आएगी, तुम्हें लगता है ये अगर तुम नहीं भी करते, इतना अपने टीम का टाइम वेस्ट भी ना करते, तो क्या कोई फर्क पड़ता? तो इसका मतलब है ये जो सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको यहाँ पे कोई लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप 500 के 500 को ही खर्चा बुक कर दो, क्योंकि ये इममटीरियल आइटम है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। समझ में आ गया गई? एक मैंने आपको दे दिया मटेरियल का एग्जाम्पल और एक आपको मैंने दे दिया इममटेरियल का एग्जाम्पल। आ रहा समझ में? अब आप प्लीज कॉपी करो और मटेरियल आपके दिमाग में बेटा, मटेरियलिटी प्रिंसिपल आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सो गाइज आपने ये वाला पूरा का पूरा पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। ये था हमारा AP4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल 4। अब हम आ रहे हैं गाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 पे। किस पे आ रहे हैं बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 पे। नाउ व्हाट डज दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 सजेस्ट? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 जो है ये बताता क्या है, कहता क्या है? तो मैंने कहा ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 है बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है बेटा? मैचिंग प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डज दिस मैचिंग प्रिंसिपल से? ये मैचिंग प्रिंसिपल आखिरकार कहता क्या है? भाई ये मैचिंग प्रिंसिपल है क्या? किसको मैच करना है, कैसे मैच करना है? गाइज आप इस मटेरियलिटी को एक बार गौर से देखो, ठीक है? मटेरियलिटी और मैचिंग में कंफ्यूजन नहीं कर देना। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं। मटेरियलिटी गाइज मैंने आपको बताया था कि जितने भी अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमें उन्हीं पे लगाने होते हैं जो मटेरियल आइटम्स है। मतलब ऐसे आइटम जो इममटेरियल है उन पे हमें ये नहीं लगाना होता, ठीक है? वहीं मैं जब मैचिंग पे आता हूं, वहीं मैं जब मैचिंग पे आता हूं, तो ये क्या कहता है बेटा? ये बात करता है मैचिंग की। ये किसकी बात करता है? मैचिंग की। समझाते हैं। ये कहता है जैसे लेट्स से ये पर्टिकुलर ईयर है 2021 2022 और ये एक ईयर है 2022 और 2023, ठीक है? ये एक ईयर है, दो ईयर ले लिए हमने, 2021 22 2022 23। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब वो पैसा जो आपको रिसीव होता है जब आप गुड्स और सर्विसेज बेचते हो। ग्रॉस पैसा, ग्रॉस अमाउंट, जो टोटल अमाउंट मिला, इसमें से आप एक्सपेंस करते हो। एक्सपेंस आपको डिटेल में पता ही है, एक्सपेंसेस करते हो और फाइनली आपका प्रॉफिट आता है, आपकी इनकम आती है। आ रहा समझ? या आपका लॉस आता है। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले मिथ दूर करते हैं। मैचिंग वर्ड आते ही क्या लगता है? रेवेन्यू 100 होना चाहिए, एक्सपेंस भी 100 होना चाहिए। अगर रेवेन्यू 200 है तो एक्सपेंस भी 200 होना चाहिए। भैया मैचिंग का मतलब ये नहीं होता दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी इक्वल। क्या बोला?
रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी इक्वल, ये मतलब नहीं होता। तो सर क्या मतलब होता है, मैंने कहा अभी बताता हूं। इसका मतलब ये होता है, अगर मैंने कहा मैंने इस साल 100 रुपए का रेवेन्यू कमाया और इस 100 रुपए के रेवेन्यू के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा लेट्स से 60 रुपीज का, तो अब आप देख सकते हो तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये मिसमैच है। क्या है बेटा, ये मिसमैच है। क्यों मिसमैच है? क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग ईयर में रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब रेवेन्यू इनकर किया, अर्न किया आपने 2021 में, और उसको कमाने के लिए जो खर्चा किया वो बुक कर दिया अगले साल। तो भैया यहां पे तो क्लियर कट मिसमैच हो गया। क्या हो गया? मिसमैच हो गया। ये तो मैच नहीं हुआ, ये तो मिसमैच हो गया। वहीं पे अगर मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव करूं और आपको समझाऊं कि मैचिंग क्या होता है, अब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा चांस ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे माइनस किए क्या हमने, एक्सपेंसेस। मैंने कहा ये रेवेन्यू आपको उसी साल, जिस साल आपने रेवेन्यू बुक किया उसी साल उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चा बुक किया वो भी उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आपका सही प्रॉफिट या लॉस निकल पाए। अरे भैया अगर आपने, ये देखो ये सिनेरियो, देखो ये सिनेरियो जो हुआ ये हुआ मैच। क्या हुआ बेटा? मैच। कैसे हुआ मैच? क्योंकि जिस साल आपने रेवेन्यू बुक किया उसी साल आपने क्या किया, एक्सपेंस भी बुक किया। मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर। आ रहा सुनने? अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रेवेन्यू कमाया 100 रुपए का, इस साल खर्चा किया 60 रुपए का, अगले साल मैंने खर्चा किया 30 रुपए का तो उसको भी इसी साल लिख दो, नहीं। इस साल सिर्फ वही एक्सपेंस मैच होगा रेवेन्यू के साथ जो इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने खर्चा किया है। क्लियर है? तो मैं अब यहां पे लिख देता हूं, कॉस्ट शुड बी recorded in the same year in which revenue earned out of it, revenue earned out of it is recorded। स्टोरी समझ में आ गई? मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपको रेवेन्यू उसी साल, मतलब जिस साल आपने रेवेन्यू बुक किया उसी साल आपको क्या करना है, उस पे इनकर करी गई कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। अरे आपने 500 रुपए का गुड्स बेचा, उस गुड्स की कॉस्ट थी 300 रुपए, तो भैया इसी साल रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट है, इनकम है, वो ढंग से निकल सके, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस परफेक्ट तरीके से हो सके। अगर आपने इसमें कुछ भी लोचा किया, इधर उधर बुकिंग करी, तो मतलब आपने मैचिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दिया है। आ रहा सुनने? मैचिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट करना मतलब प्रॉफिट गलत निकालना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब बच्चा इस प्रिंसिपल को ऊपर ऊपर से पढ़ता है तो वो कई बार इसमें ये वाला कंफ्यूजन भी होता है, ये तो बेटा आउट ऑफ क्वेश्चन है। अरे भैया मैचिंग का मतलब नहीं होता, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड मैच, तो वो सोचते हैं 100 और 100, 200 और 200। अरे भैया ये मैचिंग नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंस शुड भी इक्वल, हम तो कह रहे हैं मैच होना चाहिए। जिस साल अर्न किया रेवेन्यू उसी साल उसका खर्चा भी आना चाहिए, अगले साल उसके अगले साल ऐसी नौटंकी नहीं चलेगी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हो गया, पॉज करके अब कॉपी मारोगे इसको।
सो गाइस कॉपी मार लिया होगा आपने, तो एक बार फटाफट अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला टॉपिक फटाफट स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि भैया आपको अकाउंटिंग करते वक्त कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। भैया ये रूल्स आए कहां से, बने कहां से, सोर्स कहां से? तो भैया कुछ रूल्स तो थे जो अजम्पशन है, जिसपे पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, जिनको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहा गया। मतलब अकाउंटिंग जब से चालू हुई है तब से है वो। कुछ ऐसे हैं जिनको अकाउंटिंग कन्वेंशन कहा जाता है। दोज आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दोज आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे यूजेस करते हुए उनको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। क्या किया गया? डेवलप। उनको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन। क्लैरिटी है गाइस इसमें? तो मैंने कहा ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन हुआ। हमने 5 प्रिंसिपल कवर कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 प्रिंसिपल। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, विच सेज दैट रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग which can be measured in terms of money. Qualitative measurement is not the criteria here, quantitative measurement has to be the criteria. Then we did what? We did periodicity concept. The life of the economic life of the business should be divided into small period, and each period is known as अकाउंटिंग पीरियड। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ये जो है चालू कब से होता है? 1 अप्रैल। खत्म कब होता है? 31 मार्च। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जनवरी ले आए इसको वापस। क्लियर है बेटा फंडा? उसके बाद हमने पढ़ा आज एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट डज एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज? एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट। बिजनेस अलग और ओनर अलग। जो ओनर कर रहा है वो बिजनेस के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस तभी उसको लिखेगा जब बिजनेस इन्वॉल्व होगा। ओनर ने घर बैठे बैठे पानी पूरी पे खर्चा कर दिया, बिजनेस को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है। बट अगर घर पे पानी पूरी जो खाई उसका पैसा बिजनेस से दिया, तो बिजनेस लिखेगा कि ओनर ने हमसे पैसा लिया है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा गाइस? उसके बाद हमने पढ़ा फोर्थ, मटेरियलिटी। अकाउंट्स में वही और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो कि मटेरियल होंगे, जो कि मेरे प्यारे बच्चों सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसे आइटम्स जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट होते हैं। मैंने आपके साथ 2 एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। क्रेडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस, भले ही अमाउंट छोटा हो बट वो क्या है? सिग्निफिकेंट है नेचर की वजह से। फिर मैंने इनसिग्निफिकेंट बोला था, विच इज इममटीरियल। अरे पेन में इंक रह गई, साल के एंड में 5-6 लोगों को लगा रखा है कि भैया यहाँ पे कैलकुलेट करो कि भैया कितना पेन में इंक बची है जो अगले साल काम आएगी। अरे इररेलेवेंट है, तो मतलब ही नहीं है। अरे यूजर को क्या मतलब है तुम्हारे पास 10 रुपए की इंक बची है कि 20 रुपए की? पर अगर तुम्हारा काम ही पेन का है तो काउंट करोगे ना पेन कितने बचे हैं, क्योंकि आपके पास स्टॉक होगा लाखों में, तो वो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गाइस इनमें जितना जितना इन्वॉल्व होंगे उतना उतना हमें क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा क्लैरिटी आती रहेगी। गाइस उसके बाद आपने देखा होगा हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा मैचिंग। मैचिंग में सबसे पहले मिथ दूर किया। इसका मतलब ये नहीं है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी बराबर, इक्वल, नहीं। इसका मतलब है दे शुड मैच। आपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट आपने लगाई है वो उसी साल रिकॉर्ड होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी साल रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्लैरिटी है इसमें? दिमाग में सेट हो गया ये? तो मैंने कहा हमने मैचिंग पढ़ लिया, हमने मटेरियलिटी पढ़ लिया, बिजनेस एंटिटी पढ़ लिया, अकाउंटिंग पीरियड पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया क्या? मनी मेजरमेंट। तो पांचों के पांचों रिवाइज भी कर लिए। सो गाइज अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी ये है कि इन सारे के सारों को याद करोगे। इन सारे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको पढ़ाते वक्त ऐसा नहीं है कि एक साथ दिमाग पे सारी की सारी चीजें डाल दूं, नहीं। अपन धीरे धीरे प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। देखो प्रिंसिपल आप बुक में पढ़ोगे थ्योरेटिकल लगेगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बिजनेस में एग्जांपल देके बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये कोई थ्योरेटिकल नहीं, आपको रियल लाइफ में यूज कैसे करना है। आपने पता पढ़ा, पेपर तो बहुत प्यारा लिखते हो आप, आ रहा समझ में? आपने रट्टा मार के पेपर तो लिख दिया, पर रियल लाइफ में आप में कोई बिजनेस की बातें कर रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रही है। तो उसका कारण और कारण सिर्फ एक ही होता है कि आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो हो सकता है कम हो। तो अपने को वो लेवल पर नहीं जाना है, अपने को आगे के लेवल पर बढ़ना है। क्लैरिटी है गाइस? तो आई होप यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद सम न्यू थिंग्स।
तब तक आप यहां तक पूरा रिवाइज करो और खत्म करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।